प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में अपन वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है वो एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के वर्गीकरण पद्धति का स्टडी किया है, और जो कि ज़्यादातर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस था और उसका स्टडी किया है, जो ज़्यादातर हर्बेरियम पादपाले में उसको फॉलो किया जाता है। तो आज अपन एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति की रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा से पहले अपन उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे कि इस वर्गीकरण की क्या खासियत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंगलर और प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति है, ये एक संपूर्ण पादप जगत से संबंधित है, यानी कि ये संपूर्ण पादप जगत का वर्गीकरण है, जबकि बेंथम हुकर का वर्गीकरण जो था वो केवल बीजीय पादपों का था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ पे संपूर्ण पादप जगत को इन्होंने सम्मिलित किया है, और संपूर्ण पादप जगत जो है उसको 13 डिविजन्स के अंदर 13 जो प्रभाग है उसमें उनको डिवाइड किया गया है, और जिसके अंतर्गत जो प्रभाग डिवीजन जो है वो 11 जो डिवीजन है फर्स्ट से लगा करके 11 जो प्रभाग है उसके अंतर्गत थैलोफाइटा को सम्मिलित किया गया है। थैलोफाइटा इसमें एल्गी, फंजाई, लाइकेंस ये आते हैं। और सेकंड जो प्रभाग जो अपने 12वां जो प्रभाग है उसके अंदर उन्होंने डिवीजन जो 12 है वो एम्ब्रियोफाइटा और उसमें ए साइफोनोगैमा को सम्मिलित किया गया है। जब अपन एम्ब्रियोफाइटा ए साइफोनोगैमा की बात करते हैं, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब वो डिवीजन जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है निषेचन के पश्चात, परंतु उसमें ए साइफोनोगैमा यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है, पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है, तो ये कहलाता है एम्ब्रियोफाइटा ए साइफोनोगैमा। और उसके अंदर दो सब डिवीजन से वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सम्मिलित हैं। इसके बाद में 13वां जो डिवीजन है सबसे लास्ट में, जिसके अंतर्गत एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा को सम्मिलित किया है, और एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है, क्योंकि इसमें भ्रूण का निर्माण होता है और वो किसके परिणाम स्वरूप होता है, परागण की प्रक्रिया होती है और पराग नलिका का निर्माण होता है, और पराग नलिका के थ्रू जो मेल गैमेट है वो एग तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सम्मिलित किया गया है। ये तो मेन डिवीजन का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब अपन इसकी बात करते हैं कि ये संपूर्ण पादप जगत का वर्गीकरण है, और इसके अंतर्गत जो अपन मेन जो फोकस जो है एम्फेसिस है वो एंजियोस्पर्म के ऊपर अपन देंगे। इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो सेकंड बात ये है कि ये वर्गीकरण जो है वो जाति वृत्ति जो है फाइलोजेनी है उसकी एक शुरुआत मात्र है। इसको प्योरली अपन फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं कहेंगे, ये नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बीच का सिस्टम है जो आपके इंटरमीडिएट सिस्टम कहलाता है। तो इसे जाति वृत्ति वर्गीकरण की शुरुआत मात्र माना जाता है मॉडर्न साइंस के अंतर्गत, और उसमें कार्बनिक विकास से संबंधित जो आइडियाज है उनको उन्होंने सम्मिलित किया है, लेकिन ट्रूली साइंस में जो फाइलोजेनी के आइडिया को इनकॉर्पोरेट इन्होंने नहीं किया है। हालांकि उन्होंने जो नेचुरल जो कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ उन्होंने प्लांट के आकारिकी के अलावा उसमें पादप की एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स और पादप के भूगोल यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी सम्मिलित किया गया है। तो उनको एक बेंथम हुकर से सिस्टम से ये थोड़ा सा एडवांस उसको बनाया गया है। इसके बाद में इसकी बात करेंगे कि इसमें जिम्नोस्पर्म को सेपरेट कर दिया और उसको एंजियोस्पर्म से पहले रखा, क्योंकि बेंथम हुकर के वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष अपन यही देखते हैं कि उन्होंने बीजीय पादपों में जिम्नोस्पर्म को डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के मध्य रखा गया, जो उनकी डीमेरिट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिम्नोस्पर्म जो है उनको सेपरेट कर दिया एंजियोस्पर्म से, और उनको एंजियोस्पर्म से उसको पहले रखा। तो ये उनकी एक मेरिट है, गुण है, उसको आप गुण के अंदर लिखोगे। और इसके बाद में एंजियोस्पर्म को उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी, और जिसमें मोनोकोट को उन्होंने एडवांस माना।
लेकिन इस आइडिया को रिसेंट क्लासिफिकेशन और स्टडी के आधार पर देखा गया, अध्ययन किया, जिसमें इसको सही नहीं पाया गया, क्योंकि लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन का जो रिजल्ट है उसमें ये प्राप्त हुआ है कि जो डाइकॉट के अंदर जो पैलियो हर्ब है वो सबसे प्रिमिटिव माना जाता है एंजियोस्पर्म में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मोनोकॉट को एडवांस माना, और यानी कि मोनोकॉट को पहले रखा और डाइकॉट को बाद में रखा। तो उनका एक ये दोष के अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे ये जो वर्गीकरण है जिसमें पब्लिकेशन हुआ, देखिए इनका वर्गीकरण जो है वो 3 अलग अलग स्तर पे पब्लिश हुआ था। जो सबसे विस्तृत रूपरेखा है वो 23 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुई, 23 वॉल्यूमेट्री वर्क था उनका, और उसके अंदर जो उनकी पुस्तक थी जिनके अंदर ये पब्लिकेशन हुआ उसका नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फेमिलियन। डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फेमिलियन जो है इनके अंदर उनका ये पब्लिकेशन हुआ, और ये डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फेमिलियन है, यहाँ पे वर्गीकरण है वो वंश स्तर का दिया गया है, यानी कि जीनस लेवल तक उसको क्लासिफाई किया गया है। और एक उनकी और खासियत है कि उनके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन की जो की है वो जीनस लेवल तक दी गई है, और कुछ एक उनमें कुछ फैमिलीज के अंतर्गत दास फ्लेंजन फेमिलियन, ये एक और उनका पब्लिकेशन था, दास फ्लेंजन फेमिलियन। यहाँ पे कुछ फैमिलीज के प्लांट का स्पीसीज लेवल तक उनमें डिस्क्रिप्शन है। तो जो स्पीसीज लेवल तक है वो कुछ फैमिलीज के प्लांट है वो पब्लिकेशन दास फ्लेंजन रिच नाम दिया गया, दास फ्लेंजन रिच, और ये है डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फेमिलियन। और इसके अलावा एक इसमें जो बेंटम हुकर का जो सब क्लास था मोनोक्लेमाइडी, उसको यहाँ पे उन्होंने एबोलिश कर दिया, यानी मोनोक्लेमाइडी का जो सब क्लास था वो उन्होंने एबोलिश किया और उनके मेंबर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, प्लेस कर दिया। इसके बाद में एक इसमें और है कि बेंटम हुकर ने ऑर्डर और फैमिली के लिए जो टर्म यूज़ किए थे, ऑर्डर के लिए उन्होंने कोहॉर्ट टर्म यूज़ किया था और फैमिलीज के लिए नेचुरल ऑर्डर किया था, उनको उन्होंने समाप्त करके वास्तविक रूप से ऑर्डर नाम और फैमिली नाम जो है वो दिया। तो ये जो उनके कुछ सेलिएंट फीचर्स की अपन बात की है, एक उनका जो गुण सबसे इम्पोर्टेंट है एंजियोस्पर्म में डाइकॉट जो है उसके अंदर उन्होंने कंपोजिटिव और एस्टेरेसी फैमिली को सबसे एडवांस माना, जो बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से मोनोकॉट में सबसे अंत में ऑर्किडेसी को रखा, तो डाइकॉट में एस्टेरेसी ही सबसे एडवांस फैमिली और मोनोकॉट में ऑर्किडेसी, तो वो उनकी एक मेरिट के अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे। तो अब शॉर्ट में जो इनके बाकी के जो डिटेल है ये हमने आपको बता दिया है कि टोटल इनमें जो लास्ट एडिशन था डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फेमिलियन, उसके अंतर्गत जो 13 और प्रभाग है डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन 1 से लगाकर 13 में थैलोफाइटा है, और 12th डिवीजन जो है उसमें एम्ब्रियोफाइटा ए साइफोनोगेमा। यहाँ पे इसमें लिखोगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, और कोलन ट्यूब नो कोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। तो ये एम्ब्रियोफाइटा ए साइफोनोगेमा, इसमें दो उप प्रभाग जो है सब डिवीजन ब्रायोफाइटा और पैलोफाइटा को रखा गया। इसके बाद प्रभाग जो 13 है यहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा, यानी कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और कोलन ट्यूब का निर्माण भी होता है। और यहाँ पे दो सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी है, और यहाँ पे देखिए जिम्नोस्पर्मी में जिम्नोस्पर्म को रखा, एंजियोस्पर्मी में एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों को रखा, और जिम्नोस्पर्म को पहले रखा, यानी कि जिम्नोस्पर्म को प्रिमिटिव माना, एंजियोस्पर्म को बाद में एडवांस माना। अब अपन बात करेंगे एंजियोस्पर्मी की, यहाँ पे मेन फोकस करना है। एंजियोस्पर्मी को दो क्लास में डिवाइड किया, क्लास को हिंदी में वर्ग कहते हैं, दो वर्गों में डिवाइड किया। पहला वर्ग था मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी के अंदर एक बीजपत्री पादपों को रखा गया, यहाँ पे एक बीजपत्री पादपों को सम्मिलित किया गया, और देखिए यहाँ पे एक बीजपत्री पादपों के अंदर 11 ऑर्डर यानी गण और 45 फैमिलीज,
11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज के अंदर उनको डिवाइड किया वर्ग फर्स्ट मोनोकॉटिलिडनी में, एक बीजपत्री में। अब आपको यहाँ पे देखिए जब 11 ऑर्डर हैं तो फर्स्ट ऑर्डर को पहले लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है और उसकी फर्स्ट फैमिली कौन सी है। और कुछ ऑर्डर में अगर मान लो एक ही फैमिली है तो केवल एक कुल ही लिखोगे, नहीं तो उसकी प्रथम कुल लिखोगे और फिर अंतिम ऑर्डर का नाम और अंतिम फैमिली। जैसे कि मोनोकॉटिलिडनी में वर्ग फर्स्ट मोनोकॉटिलिडनी, तो इसमें 11 गण है तो गण फर्स्ट जो है जहाँ शुरुआत की वो पेंडेनेलिस से की। पेंडेनेलिस में जो फर्स्ट फैमिली है वो पेंडेनेसी, तो पेंडेनेलिस में पेंडेनेसी से उन्होंने शुरुआत की है। और इसके बाद में फिर डॉट डॉट लाइन ये लगाओगे। डॉट डॉट लाइन का मतलब बीच वाले ऑर्डर से वो नहीं लिख रहे हैं और लास्ट ऑर्डर आपको लिखना है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, फर्स्ट ऑर्डर फैमिली का मतलब वो सबसे प्रिमिटिव है और सबसे लास्ट वाला सबसे एडवांस है, तो ये दोनों लिख रहे हैं। तो ऑर्डर 11 है जिसमें माइक्रोस्पर्मी को रखा गया है और माइक्रोस्पर्मी के अंदर ऑर्किडेसी फैमिली जो है, अंतिम कुल जो है इसका ऑर्किडेसी फैमिली जो है। तो ये जो इनका कैरेक्टर्स है मोनोकॉट में ऑर्किडेसी को सबसे एडवांस माना, ये उनकी क्या है मेरिट, उनका गुण है, उसके अंदर आप लिखोगे मेरिट, डिमेरिट में। अब अपन बात करते हैं वर्ग सेकंड की। फर्स्ट तो क्लियर हो गया। वर्ग सेकंड जो है इसके अंतर्गत डाइकोटिलिडनी है जिसमें आपके द्विबीजपत्री पात्र को रखा गया है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत डाइकॉट को। यहाँ पे 44 ऑर्डर हैं और 258 कुल हैं, तो एक आप टोटल कर सकते हो 44 और 11, टोटल इसमें 55 ऑर्डर हुए पूरे। जो अपन इसकी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं यहाँ पे अगर देख सकते हो आप एंजियोस्पर्म के अंतर्गत टोटल एंजियोस्पर्म में 55 कुल है और फैमिलीज कितनी हुई 258 और 45, 303 फैमिली, 303 कुल। और ये केवल एंजियोस्पर्म का है, यहाँ पे देखोगे एंजियोस्पर्म की 55 ऑर्डर और 303 कुल, जिसमें 11 ऑर्डर 45 कुल मोनोकॉट में है और बाकी के बचे हुए 44 ऑर्डर और 258 फैमिली डाइकॉट में है। अब देखिए यहाँ पे तो वर्ग को डायरेक्टली ऑर्डर में और फैमिली दिया है, लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म डाइकॉट के अंदर जो वर्ग सेकंड है, क्लास सेकंड है, उस क्लास को पहले दो सब क्लास में डिवाइड किया गया उपवर्ग में। उसके नाम है, पहले का नाम है आर्किक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी, और दूसरे का नाम है मेटाक्लेमाइडी। ये नाम आपको याद रखना है, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। फिर उसमें कैरेक्टर्स क्या वो लिखना है। आर्किक्लेमाइडी के अंदर, आर्किक्लेमाइडी में प्रिमिटिव डाइकॉट को रखा, मेटाक्लेमाइडी में एडवांस को। तो आर्किक्लेमाइडी में जो पेटल्स है वो या तो एब्सेंट है और अगर मान लो प्रेजेंट है तो वो क्या है फ्री है, स्वतंत्र है। अब उसमें 44 ऑर्डर में से 33 ऑर्डर और 258 फैमिली में से 201 कुल जो है फैमिली को आर्किक्लेमाइडी में रखा गया। अब आप फर्स्ट की बात करोगे, यहाँ पे पहला ऑर्डर लिखोगे, अब उसको यहाँ से नहीं जोड़ना है कि भाई 11 तो यहाँ हो गया, 12 यहाँ से करना, नहीं, यहाँ पे डाइकॉट का ऑर्डर फर्स्ट और फर्स्ट फैमिली से लिखोगे। तो पहला ऑर्डर जो है वो वर्टिसिलिटी है, वर्टिसिलिटी में केवल एक ही फैमिली को रखा गया, इसलिए केवल कैजुलाइटेसी कुल का ही नाम लिखोगे। इसके बाद डॉट डॉट लाइन है, फिर पहला हो गया, फिर 33वां ऑर्डर 33 अम्बेली फ्लोरी, अम्बेली फ्लोरी के अंदर फिर उसमें अंतिम कुल है वो कोरनेसी, वो अम्बेली फेरी नहीं है, कोरनेसी कुल है अंतिम कुल। तो फर्स्ट और लास्ट कुल हो गया ये आर्किक्लेमाइडी के अंदर पहला और 33वां। अब मेटाक्लेमाइडी जो है यहाँ पे जो ऑर्डर की अपन को सम्मिलित करनी है, क्योंकि ये टोटल ऑर्डर अपन डाइकॉट में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 33 के बाद यहाँ 34 आएगा, इसका ऑर्डर जो पहला आएगा वो 34 संख्या आएगी, फर्स्ट नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मेटाक्लेमाइडी में पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे पेटल्स क्या है जुड़े हुए, यानी एडवांस जो यूनाइटेड पेटल्स है। यहाँ पे 33 ये जो 44 गण थे इसमें 33 तो आर्किक्लेमाइडी में, अब 11 गण शेष रहे, 258 फैमिली में से 201 फैमिली इसमें गई, तो 57 फैमिली। तो मेटाक्लेमाइडी में 11 ऑर्डर्स और 57 फैमिली आपके शेष है। अब उसमें पहला ऑर्डर कौन सा हुआ, संख्या आएगी 34। 34 में इस ऑर्डर का नाम है डाइपेंसियलिस, ये थोड़ा टफ नाम है, डाइपेंसियलिस। डाइपेंसियलिस में इसमें फैमिली एक ही है, डाइपेंसियसी ओनली, डाइपेंसियसी फैमिली एक ही है। तो ये 34 ऑर्डर हो गया। और सबसे लास्ट वाला जो ऑर्डर जो है आपका 44 आएगा, 44 ऑर्डर सबसे लास्ट, उसका नाम है कैम्पेन्युलेटी। और कैम्पेन्युलेटी के अंतर्गत आपके अंतिम जो इसकी फैमिली है कैम्पेन्युलेटी में वो कंपोजिट
कंपोजिटी है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये डाइकॉट के अंदर सबसे अंत में है कंपोजिटी, जो मोस्ट एडवांस है, जिसे कंपोजिटी को अपन एस्टेरेसी कहते हैं, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और इधर मोनोकॉट में ऑर्किडेसी को उन्होंने एडवांस माना है। तो ये इनकी जो एडवांस कैरेक्टर है वो तो सही है, परंतु उन्होंने जो शुरुआत की है, एक इसके अंदर उन्होंने अमेंटिफेरी ग्रुप को सबसे प्रिमिटिव माना, अमेंटिफेरी, और ये कुछ उन्होंने नए ग्रुप के नाम उन्होंने यूज में किए हैं एंगलर प्रेंटल ने। एक तो अमेंटिफेरी, एक हेलोबी और तीसरा सेंट्रोस्पर्मी, ये तीन नाम जो है ये इन्होंने ग्रुप अलग से बनाए हैं। लेकिन इनमें अमेंटिफेरी जो ग्रुप है, अमेंटिफेरी के अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पे इनकी टी मेरिट के अंदर आप देखोगे, क्योंकि अमेंटिफेरी के अंदर पहली बात तो जो फैमिलीज है, इसमें एक तो जगलैंडेसी है, एक बैटुलेसी है, जगलैंडेसी, बैटुलेसी और फैगेसी, ये तीन फैमिली इसमें अमेंटिफेरी में सम्मिलित है। और इन तीनों फैमिलीज के अंदर रिड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, रिड्यूस्ड एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जो कि कैटकिन के ऊपर लगे रहते हैं, बर्न्स ऑन कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो लटका हुआ रहता है। तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, रिड्यूस्ड है और एक लिंगी है। तो ये जो रिड्यूस और एक लिंगी पुष्प है वो सिंप्लिसिटी है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया बाद में स्टडी से कि सिंप्लिसिटी इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, सिंप्लिसिटी है वो इवोल्यूशन का रिजल्ट है और वो एडवांस कैरेक्टर है, जबकि एंगलर एंड प्रेंटल ने इसे प्रिमिटिव कैरेक्टर माना और उन्होंने डाइकॉट की शुरुआत है वो अमेंटिफेरी जैसे ग्रुप से की, जो एक अच्छी बात नहीं थी। तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट इनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन और उसके सेलिएंट फीचर्स देखे हैं, कहाँ पब्लिकेशन हो गया, कितनी वॉल्यूमेट्रिक वर्क में हो गया। और एंगलर एंड प्रेंटल की बात करते हैं तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन एंगलर का है। एंगलर और प्रेंटल जो है ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उसमें एंगलर जो हैं वो बर्लिन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, और बाद में बर्लिन बॉटनिक गार्डन के डायरेक्टर भी रहे हुए हैं। और वहाँ पे उन्होंने काम करते हुए ये वर्गीकरण दिया। और ज़्यादातर जो यूरोप के फ्लोरा है, जैसे फ्लोरा यूरोपिया वगैरह जो है, वहाँ पे ये ज़्यादातर सिस्टम को इसको फॉलो किया जाता है। और अगली जो अपन वीडियो के अंदर एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंथम बुकर की वर्गीकरण पद्धति जो है उसका एंगलर और प्रेंटल के सिस्टम से तुलनात्मक स्टडी किया जाता है। तो वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज का इतना ही।